Good morning to all of you. This is the editorial of द हिंदू और ये लिखा किसने है? श्री रंगराजन एंड डी के श्रीवास्तव जी ने। कह क्या रहे हैं? ये इकोनॉमी पे बेस्ड एडिटोरियल है जो कि इन्होंने लिखा है। और जैसे कि आप इनके टाइटल में ही देख पा रहे होंगे, ग्रोथ कंपल्सन्स मतलब होता है व्यवस्था, मजबूरी या अनिवार्यता कह सकते हो, जो भी है। कंपल्सन्स मतलब जो आपको करना ही पड़ेगा। तो ग्रोथ कंपल्सन्स की ग्रोथ आपको बढ़ानी भी है और साथ ही साथ आपको फीजल अर्थमेटिक मतलब मौद्रिक घाटा हो रहा है या बढ़ावा मतलब राज्य की वित्तीय कोष में क्या हो रहा है, वो सब फीजल उन सब अर्थमेटिक को भी ध्यान में रखना। तो ये सब चीज़ें हैं कैसे, और ये बिल्कुल बेशक ही इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो इंडियाज़ ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 to 21 at 23.9, सो वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन ग्लोबली। अगर विश्व के में चारों तरफ देखा जाए तो जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है या जो सिकुड़न हुआ है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि कितना है? 23.9%। अगर पूरे के पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट बोला है मतलब सबसे ही ज़्यादा है। ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर 2020 हैव बीन projected by a number of multilateral institution and rating agency including that for India। और यहाँ पर क्या है, ग्लोबल ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उस चीज़ को शो करते हैं, हर एक देश के बारे में उनकी ग्रोथ के बारे में बताते हैं। वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो इस चीज़ का निर्धारण करते हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन इसलिए बोला है कि ये कई चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, कई देशों का इनमें पार्टिसिपेशन होता है, डेटा ये लेते हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कई देशों का होता है। तो सीधी सी बात है, वो मल्टीलेटरल बहुपक्षीय हो जाते हैं। तो उसमें इंक्लूडिंग फॉर इंडिया के लिए भी उसमें इंक्लूड किया गया है। और उन डेटाओं ने या उनके जो रिजल्ट सामने आए हैं उनने क्या शो किया है? 2020 इन द 2020-21 रियल GDP ग्रोथ फॉर इंडिया इज फोरकास्ट इन द रेंज ऑफ -5.8। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे है। टू -14.8 गोल्डमैन सैक्स, मतलब ये सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो है रिजर्व बैंक इंडिया का है, ऑफ इंडिया ने शो किया है कि जो ग्रोथ जो होगी वो -5.8 से होगी, और जो गोल्डमैन सॉक्स बोल रहा है वो -14.8% तक ही ग्रोथ होगी। तो ये शो किया है ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का ही है, गोल्डमैन सॉक्स आप जानते हो कि अमेरिका का है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन इट्स सितंबर 2020 इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक हैज प्रोजेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन -10.2% इन फाइनेंशियल ईयर 21 फॉर इंडिया। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इंडिया के लिए जो ग्रोथ का पैमाना है वो रखा है क्या? -10.2। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि लोएस्ट लेवल कहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शो किया है, कितनी ग्रोथ तो होगी -5 और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ है, मतलब सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर है। और ये क्योंकि ये माइनस में है, तो गोल्ड में। और इसी के बीच वेरी करेंगे और भी इंस्टीट्यूशंस के जो रिजल्ट हैं वो सब। द एनुअल प्रोजेक्शन ऑल्सो इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड of even the nominal GDP growth showing a contraction for 2020-2021। और यहाँ पर जो एनुअल प्रोजेक्शन है वो भी यही इसी हिसाब से इंडिकेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग संभावना है, लाइकलीहुड मतलब एक स्ट्रॉन्ग संभावना या अनुमान है, ऑफ इवन द नॉमिनल GDP ग्रोथ शोइंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर 20 को। जो नॉमिनल GDP ग्रोथ है वो भी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है। The latest data released by Ministry of Statistics indicate a consumer price index। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो लेटेस्ट डेटा शो हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दिखाया है या प्रेस में रिलीज किया है, तो उसमें इन्फ्लेशन जो रेट है मतलब महंगाई की जो दर है वो 6.7 बताई गई है। और आपको मालूम होगा कि 6 पॉइंट हायर रेट है गवर्नमेंट का जो पैमाना है, 2% से नीचे नहीं होनी चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये एक पैमाना है हमारी गवर्नमेंट का, लेकिन 6.7
शो हुई है अगस्त 2020 के लिए। द एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ 2020 इज एस्टिमेटेड एट 6.6%। और अगर आप पहले जो 2020 का जो साल था उसके पहले 5 महीने की बात करें तो 6.6 अराउंड शो हुई है जो इन्फ्लेशन रेट है। गिवन द इंजेक्शन ऑफ periodic liquidity into the system and inflation trend, the year as a whole may show consumer price inflation of close 7%। और अगर लिक्विडिटी मतलब होता है जो पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में पहुंचा देती है। मार्केट में पहुंचाने से पैसा क्या होती है, महंगाई कम हो जाती है। लेकिन उन सब के बाद भी लिक्विडिटी मतलब सिस्टम में पैसा डालना या पूरे के पूरी जो अर्थव्यवस्था में पैसा पहुंचाना, लोगों के हाथ में पैसा देना, और जो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है, अगर उन सब चीज़ों को देखा जाए तो पूरे के पूरे साल में 7% का अनुमान है कि 7% तक तो फिर भी महंगाई रहने वाली है। सिंस डिफ्लेटर बेस्ड इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर क्या है, सिंस डिफ्लेटर बेस्ड जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है, डिफ्लेटर मतलब कहलाता है अपस्फीति कारक। ये कुछ नहीं होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का क्या होता है, अनुपात होता है, या कह सकते हो उसका परसेंटेज में उसका वो होता है, मतलब रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 कर दो तो आपको ये डिफ्लेटर बेस्ड इन्फ्लेशन आपको आ जाता है, मतलब रिजल्ट आ जाता है। वो एक अलग विषय है, वो लंबा है, उसके लिए आपको रियल जीडीपी, फिर नॉमिनल जीडीपी, देन डिफ्लेटर बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो आपको समझना होगा। तो आप यही समझो कि जो डिफ्लेटर अपस्फीति कारक, हिंदी में अगर बात करें तो वो अपस्फीति कारक बेस्ड जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है वो लोअर देन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से कम है। इट मे बी अबाउट 5% और लेस, ये हो सकता है 5% हो और उससे भी कम हो। इनफैक्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 द जीडीपी बेस्ड डिफ्लेटर, जीडीपी बेस्ड डिफ्लेटर वही भाई नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो वो कितना आया है 1.8%। इफ वी टेक OECD's रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन, रियल जीडीपी ग्रोथ जो OECD का अगर देखें या ध्यान दें उनकी जो डेटा पर, तो वो क्या है 10.2%। एंड द डिफ्लेटर बेस्ड इन्फ्लेशन, और डिफ्लेटर वही अपस्फीति कारक जो बेस्ड इन्फ्लेशन है ऑफ अबाउट 5%, तो वो 5% है। और अगर जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें तो वो 10.2% है। द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्शंस इन द नॉमिनल जीडीपी इज अबाउट 5.0% फॉर 2020। और नॉमिनल जीडीपी के जो अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, सिकुड़न की बात करें, तो 5% है वो 2020-21 के अंतर्गत। इट इज़ ट्रू दैट सम ऑफ अस फेल्ट एट वन टाइम दैट द इकोनॉमी माइट नॉट टू डू badly because some key sectors such as agriculture and related sector, public administration, defense, service and other service may perform normally or better than normally given the demand for health। अब यहाँ पर बहुत से सही बात है कि हम लोग ये हो सकता है फील कर सकते हैं कि इकोनॉमी उतनी बुरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेक्टर हैं, कुछ महत्वपूर्ण की सेक्टर, मतलब कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस सर्विस हो गया और अदर दूसरी सर्विस हो गई। ये क्या कर रहे हैं, परफॉर्म नॉर्मली कर रहे हैं, और बल्कि नॉर्मल से भी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ की अभी इस समय में बहुत ही मांग बढ़ गई है। रिलीफ और रिवाइवल एक्सपेंडिचर्स वी हैड इवन एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर रिलीफ और रिवाइवल का जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ गया है। क्यों, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया है अभी कुछ समय में कोविड-19 के कारण। वी हैड इवन एक्सपेक्टेड दैट स्मॉल पॉजिटिव ग्रोथ माइट बी पॉसिबल, और यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कुछ पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल इनकम फिगर फॉर द क्वार्टर फर्स्ट 2020 होल्ड नो सच होप। तो यहाँ पर जो एक फिगर Q1 का दिखाया गया है उसमें इस प्रकार की किसी भी टाइप की आशा दिखाई नहीं देती है। What is the most surprising in Q1 data is that sector public administration, defense and other service contracted -10.3%। और यहाँ पर जो डेटा दिखाया गया है तो डिफेंस और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्टर है वहाँ पर 10.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। दिस मीन दैट देयर वाज नो फिजिकल स्टिमुलस,
और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर कोई भी फिजिकल स्टिमुलस नहीं दिया गया है। फिजिकल स्टिमुलस लाइक समझ रहे हो आप कि जो गवर्नमेंट एक अगर कोई चीज़ डाउन में जा रही है, कोई कंपनी डाउन में जा रही है तो गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है कि ये ऊपर उठ जाए और जिससे वहाँ के पूरे जो तंत्र में लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब बच सके। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स शो दैट स्टेट कैपिटल स्पेंडिंग फेल बाय 14.5% और स्टेट की जो कैपिटल स्पेंडिंग है, पूंजी लगाने की जो है कि भाई कहीं सड़कों में लगाती थी, उससे रोजगार जनरेट होते थे और कई चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनरेट होता था, तो 43.5% तक कम हो गया है स्टेट का जो एक्सपेंडिचर। यहाँ पे स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर कंट्री की बात हो रही है, नॉट अ सिंगल पर्टिकुलर स्टेट। द वर्सनिंग ऑफ द फिजिकल डेफिसिट appear to be because of declining revenue then increase the expenditure। और जो फिजिकल डेफिसिट या मौद्रिक घाटा का जो बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि रेवेन्यू आ नहीं रहा है और एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू एरोजन मतलब कहाँ कहाँ से रेवेन्यू क्या हुआ, कम हुआ। द पॉलिसी चैलेंज फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर इज टू मिनिमाइज द शार्प कॉन्ट्रैक्शन contractory momentum in real and nominal growth। तो पॉलिसी जो है वो चैलेंज है क्योंकि रिमेनिंग जो पार्ट है फिजिकल ईयर का कि वो मिनिमाइज कर पाए ये सॉर्फ जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या मतलब एकदम से कम हो रही है जीडीपी में, जो भी रियल और नॉमिनल ग्रोथ है उसमें, कि भाई ग्रोथ को कम से कम आप उस से नीचे ना जाने दिया जाए जो भी वर्तमान में है। A sharp contraction in the nominal GDP growth has significantly adverse implication for the prospect of central and state revenue। और जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में जो सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से एडवर्स मतलब प्रतिकूल इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, तो ये अगर सेंट्रल और स्टेट के रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है। बीच में बोथ कॉन्ट्रैक्ट और ये देखा जा सकता है कि हो सकता है ये दोनों ही क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, रेवेन्यू स्टेट के एज वेल एज सेंटर के। अब यहाँ पे सेंटर से मतलब केंद्र सरकार और स्टेट से मतलब राज्य सरकार। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-21 द सेंटर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टेड बाय 32% एंड द कैग बेस्ड डेटा परटेनिंग टू 19 स्टेट्स सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। तो यहाँ पे अगर सेंटर की बात करें तो 2020-21 का जो सेंटर का पहले क्वार्टर में 32.6% का रेवेन्यू का लॉस हुआ। और कैग बेस्ड डेटा की बात करें जो स्टेट के बारे में शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन कितने का हुआ, 45% का इन देयर ओन टैक्स रेवेन्यू, उनके खुद के जो टैक्स रेवेन्यू उसमें। दिस इम्प्लाइज द नेगेटिव ब्यूएंसी अबाउट द 1.65 इन द कंबाइंड टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर। और ये सब चीज़ें बहुत ही नेगेटिव चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है या इंडिकेशन की तरफ शो कर रहा है। यहाँ बॉयंसी का मतलब है नेगेटिव, उछाल कह सकते हो, या बॉयंसी का डायरेक्ट मतलब है क्या, उछाल है। फिर क्या है, गिवन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन इवन द बजटेड नॉन टैक्स रेवेन्यू आर नॉट लाइकली टू बी रियलाइज्ड। और इसमें अभी जो लॉकडाउन का नेगेटिव इफेक्ट है और साथ ही साथ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आया है उसका मतलब अभी इंक्लूजन किया नहीं है या उसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। The revenue calculation of the budget were made on the assumptions that nominal income of the country would grow 10% with the prospect of contraction in nominal growth. Tax revenue of the center would show considerable shortfall as compared to the budgeted amount। जो रेवेन्यू कैलकुलेशंस थी किस चीज़ की, जो बजट में दर्शाई गई थी, वो अजम्पशन पे बेस्ड थी कि जो नॉमिनल इनकम होगी कंट्री की वो ग्रो करेगी 10% से विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नॉमिनल ग्रोथ। मतलब ग्रोथ में जो है नॉमिनल कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन वो 10% की दर से बढ़ेगी। टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर वुड शो कंसिडरेबल शॉर्टफॉल एज कंपेयर टू द बजटेड अमाउंट। जो टैक्स रेवेन्यू है सेंटर का उसने बहुत ही तेज़ी से शॉर्टफॉल, कंसिडरेबल मतलब बहुत ही चिंताजनक शॉर्टफॉल दर्शाया है। कंसिडरेबल ध्यान देने योग्य भी आप बोल सकते हो, शॉर्टफॉल दर्शाया है जैसा कि बजट में दिखाया गया था उससे भी कम। सम एस्टिमेट इंडिकेट दैट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट
and the current fiscal may fall well short of the budgeted estimate by an amount higher than 5 लाख करोड़। तो ये उससे भी ज़्यादा जाने वाला है जो बजटेड में एक 5 लाख करोड़ तक का शो हुआ था, उससे भी ज़्यादा इसमें शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा। ये सब जो रेवेन्यू है इन सब में टैक्स बेस्ड, नॉन टैक्स बेस्ड और साथ ही साथ जो डेप्थ मतलब जिन लोगों ने लोन ऑन लिया, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो द कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट ऑफ द center and state will have make up for shortfall in tax and non-tax revenue if level of budgeted expenditure is to be maintained। और अगर मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा अगर अगर जो बजट में जो एक्सपेंडिचर है जो स्टेट और गवर्नमेंट ने निर्धारित किया था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित किया था, उस एक्सपेंडिचर को अगर उससे ज़्यादा नहीं किया गया तो भी शॉर्टफॉल क्या है देखने को मिलेगा। मतलब उससे ज़्यादा तो आपको खर्च करना ही नहीं है, ये मतलब फिक्स है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें, इन ऑर्डर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन द लेवल ऑफ बजटेड एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एडिशनल स्टिमुलस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मेंटेन करना है क्या कि जितना एक्सपेंडिचर उन्होंने बजट में कहा था उससे ज़्यादा एक्सपेंड भी ना हो, साथ ही साथ जो एडिशनल स्टिमुलस है इट्स फिजिकल डेफिसिट में हैव टू बी increase to close to an estimate 8.8% of GDP। तो जो मतलब बजट में एक्सपेंडिचर है और जो स्टिमुलस पैकेज ने, जैसे कि आपने 2% का आपने सुना ही होगा कि जीडीपी का 2% दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसमें फिर भी अगर देखा जाए तो जो घाटा है, मौद्रिक घाटा या डेफिसिट होगा वो 8.8% तक रहेगा जीडीपी का। This consists of estimated revised budget fiscal deficit of about 4%। तो estimated जो revised fiscal deficit होगा वो 4% of GDP का रहेगा due to lower denominator value of GDP plus 2.5% make up for the shortfall in tax और 2.5% इस चीज़ से बढ़ जाएगा क्योंकि टैक्स में कमी हुई। और तीसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस 2.3%। क्यों? क्योंकि जो स्टिमुलस जो पैकेज दिया है उससे भी क्या बढ़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बढ़ेगा। तो टोटल इनका 8.8% ऑफ जीडीपी का अनुमान है कि इतना तो घाटा मतलब ब्याज लेना पड़ेगा या जो भी है कर्ज लेना पड़ेगा या जहाँ से भी है इतना तो एक्स्ट्रा वो पड़ने वाला है। अनाउंस स्टिमुलस पैकेज इफ वन एट द सेंटर्स एंड स्टेट फिजिकल डेफिसिट द कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट अमाउंट 13.8% ऑफ जीडीपी। और अगर सेंट्रल और स्टेट मतलब सेंट्रल का कितना था 8.8%, लेकिन अगर उसमें स्टेट का भी शामिल कर दिया जाए तो 13.8% का अनुमान है। इफ द नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इन 2020 द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द परसेंट ऑफ जीडीपी वुड गो अप फर्दर। अगर नॉमिनल जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फिजिकल डेफिसिट के तो परसेंट अगर मतलब क्या है, इफ द नॉमिनल एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इन 2020 नॉमिनल जीडीपी अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है 2021 में तो जो फिजिकल डेफिसिट है परसेंट के फॉर्म में वो क्या होगा, बढ़ भी सकता है। ठीक है, दिस ऑल्सो डज नॉट टेक टू अकाउंट एनी एडिशनली टू बोरोइंग बिकॉज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन। और ये ऑल्सो डज नॉट टेक टू अकाउंट एनी एडिशनलिटी, और इसमें एनी एडिशनलिटी को नहीं जोड़ा गया है टू बोरोइंग बिकॉज ऑफ द गुड एंड सर्विस कंपनसेशन। ये अब आपको समझने के लिए आपको अलग से समझना पड़ेगा कि सेंट्रल ने अभी बोल दिया था कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले लो, अब तो मतलब कर्ज ले लो, स्टेट गवर्नमेंट से बोल दिया था, वो एक लंबी कहानी है। ठीक है, तो आप उसी को समझ लो कि ये उसको इंक्लूड अभी नहीं किया गया है। इट बी नोटेड दैट द सेंटर फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी रेशो फॉर Q1 2021 वॉज 17.4%। और ये नोट किया गया कि जो सेंट्रल का फिजिकल डेफिसिट है या मौद्रिक घाटा है टू जीडीपी रेटियो, मौद्रिक घाटा अपॉन जीडीपी रेटियो की बात करें तो 17.4% था Q1 में। द सेंटर्स फिजिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ 2020 एज अ परसेंट ऑफ एनुअल बजट टारगेट वाज 103.1%। और बजट के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूजल का जो वो था सेंटर का एक मतलब एक वो होता है ना बजट के हिसाब से एक लक्ष्य, तो वो क्या था 103.1% था। लिमिट टू डेफिसिट
अब जो डेफिसिट या घाटे की जो लिमिट है वो कहाँ तक मूव करेगी। हाउ हाई कैन फीजल डेफिसिट गो, कितना फीजल डेफिसिट बढ़ सकता है या कितने बढ़ने के चांसेस हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इट्स जून 2020 अपडेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एस्टिमेट द फीजल डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड चाइना एट 12.1% ऑफ जीडीपी। तो अगर इंडिया चाइना की बात करें, किसने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि 12.1% तक जीडीपी का मौद्रिक घाटा हो सकता है। ऑल द अदर कंट्रीज एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट, और भी दूसरी कंट्री अमेरिका को छोड़कर, एंड फ्यू अदर कंट्रीज हैव डेफिसिट लोअर देन दिस। तो दूसरी जो कंट्री है अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि मोस्टली व्यापार किस में होता है, डॉलर में, और भी कोई दूसरी कंट्री हैं तो उनका भी इससे भी कम हो सकता है या इससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। द डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड दिस बेनिफिट द यूएस कमिंग बैक टू इंडियाज फीजल डेफिसिट। देयर आर नॉट adequate resource to support fiscal deficit of nearly 14% of GDP। और यहाँ पे अगर डॉलर का कहा जाए रिजर्व करेंसी के रूप में, तो उसका एक अपना अलग एडवांटेज होता है, और जो एडवांटेज किसको मिलेगा, यूएस को मिलेगा। लेकिन कमिंग बैक टू इंडिया, अगर इंडिया की तरफ आए तो जो फीजल डेफिसिट है, देयर आर नो एडेक्वेट, मतलब कोई ऐसा पर्याप्त रिसोर्स नहीं है कि जो सपोर्ट करे फीजल डेफिसिट जो 14% तक होने वाली है जीडीपी की। ऑल दिस 14% आप समझ रहे हो ना, स्टेट और उसकी दोनों को मिला के, ठीक है। ऑल दिस विल देयरफॉर रिक्वायर सब्सटेंशियल सपोर्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इन सब के लिए विल देयरफॉर रिक्वायर होगा सब्सटेंशियल मतलब संवेदनशील या बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच विल have to take on itself either directly or indirectly as part of central government debt। तो वो कहीं ना कहीं से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस में इंक्लूड होगा, सेंटर का ही डेप्ट बनेगा। इन द डायरेक्ट मोड ऑफ आरबीआई टेक ऑन डेप्ट डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट एट एन एग्रीड रेट। तो आरबीआई क्या कर सकती है, गवर्नमेंट से एग्रीड रेट पर पैसा ले सकती है। इट टुक इंडिया लॉन्ग टू मूव अवे फ्रॉम द ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेप्थ, और ये इंडिया को लॉन्ग टू मूव अवे फ्रॉम बहुत दूर ले जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम द ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेप्थ। और इट हैपेंड इन अर्ली 1990s में, और ये 1990 में हुआ था। इवन इफ द आरबीआई वांट टू सपोर्ट द बोरोइंग प्रोग्राम, जबकि वहाँ पर आरबीआई क्या कर रही थी, चाहती थी कि वो सपोर्ट करे बोरोइंग प्रोग्राम्स को, इट शुड नॉट डू सो डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं करना चाहिए कि डायरेक्टली आरबीआई क्या करे, लोन देने लगे। द इनडायरेक्ट मेथड इज प्रेफरेबल एज द मार्केट स्टिल सेंड आउट द सिग्नल ऑन इंटरेस्ट रेट। और इनडायरेक्टली अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट के थ्रू मार्केट को सिग्नल दे दो, जिससे कि क्या हो, मनी लिक्विडिटी बढ़े या घटे, जो भी है जिस हिसाब से ज़रूरत हो। आप समझ रहे होगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं आरबीआई के पैसा देने लेने के। इन बोथ केसेस आरबीआई इज द प्रोवाइडर ऑफ लिक्विडिटी, और दोनों ही केसों में आरबीआई क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। द इनडायरेक्ट रूट इज नॉट न्यू, इनडायरेक्ट रूट कोई नया नहीं है। The question ultimately relate to the extent of debt monetization that may undertaken। अब यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ डेप्ट मोनेटाइजेशन की है, जो भी क्या होगा, शुरू होगा, मतलब अगर इनडायरेक्टली भी देना चाहती है तो किस हद तक दे कि वो चीज़ें मेंटेन रहे। द कंट्री हैज़ ऑल्सो द गार्ड अगेंस्ट हाई इन्फ्लेशन, और कंट्री को हाई इन्फ्लेशन से भी क्या करना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा। क्यों, जैसे ही लिक्विडिटी आप ज़्यादा दे दोगे लोगों के हाथ में पैसा, तो वो क्या होता है, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा चला जाएगा तो हर एक के पास 10 रुपीज़ हैं, और फिर क्या है, वो अब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा होगा तो एक ही चीज़ को खरीदने के लिए नंबर ऑफ खरीदार ज़्यादा होंगे। जब खरीदार ज़्यादा होंगे तो फिर जो विक्रेता है वो क्या कर देता है, अपने प्राइस हाई कर देता है, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो लिक्विडिटी जब लोगों के हाथ में ज़्यादा आता है, पैसा ज़्यादा आता है, तो महंगाई बढ़ जाती है, पैसा कम होता है तो महंगाई घट जाती है।
इस छोटे से कॉन्सेप्ट में आप समझो, बाकी ये लंबा विषय है। दिस फीजल इज कॉट इन सीरियस डिलेमा, और ये जो फीजल फाइनेंशियल सिस्टम या जो वो है एक बहुत दुविधा वाला सीरियस दुविधा है कि आपको पैसा देना भी हो और इन्फ्लेशन भी ना बढ़े। द इकोनॉमिक सिचुएशन वारंट एनहेंस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो वारंट करेगी इनहेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। द फीजल डेफिसिट विल गो वेल बियॉन्ड द मैंडेटेड लेवल, जो फीजल डेफिसिट है वो जाएगी वेल बियॉन्ड जो मैंडेटेड लेवल है या जो निर्धारित लेवल है, मोर देन ट्वाइस द मैंडेटेड लेवल। और इनका कहना है कि वो डबल होके जाएगी, मतलब जो मैंडेटेड जैसे आपने 2% का निर्धारण किया तो 4% तक मूव करेगी। दिस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट appear that government are withholding expenditure, और ये जब हो रहा है कि जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर पे रोक लगा के रखी है या मेंटेन करके रखी है कि बजट में जो निर्धारण है उससे ज़्यादा ना हो। दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, जो कि राइट अप्रोच नहीं है। एट द सेम टाइम देयर इज़ अ लिमिट ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ डेप्ट, और उसी समय साथ ही साथ जो देयर इज़ अ लिमिट ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ डेप्ट, यहाँ पर डेप्ट का जो है वो लिमिट निर्धारित होनी चाहिए। परहैप्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी कीप टू कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट एट अराउंड 14% ऑफ GDP इन द करंट ईयर एंड फाइंड अ वे टू फाइनेंस इट। तो ये शायद यहाँ पे एक अच्छी एक्शन ये होगी कि जो कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट है उसको 14% के अराउंड ही फिक्स कर लिया जाए, कैसे ही ना कैसे ही, और एक कुछ नए रास्ते खोजे जाएं कि इस चीज़ को कैसे कम किया जाए या इस चीज़ को कैसे फाइनेंस किया जाए, जो भी है। दिस विल हैव टू बी अ ब्रॉड डाउन ग्रेजुअली, और ये धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, या वो आप कम करोगे अपना जो डेप्थ है या घाटा है। इट मे टेक सेवरल ईयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, और इसके लिए हो सकता है कुछ समय लग जाए इन सब का नॉर्मलाइजेशन होने के लिए, लेकिन ये इनका एक पूरा का पूरा व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू अपनी इकोनॉमी को लेकर है। ये इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, क्यों ये बिलोंग करते हैं और कब से ये बिलोंग करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।